नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए तृतीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान जो बात की जाए, निरंतर हम जो नेपोलियन तृतीय है फ्रांस के सम्राट, उनकी विदेश नीति के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर बात की जाए विश्व इतिहास के तहत, तो पिछली क्लास में हमने उनकी विदेश नीति को दो भागों में विभाजित किया था, एक तो प्रथम चरण और एक द्वितीय चरण। उनकी विदेश नीति को दो चरणों में विभाजित किया जा सकता है, जिसके तहत 1852 ईस्वी से लेकर 1860 ईस्वी तक का प्रथम चरण होता है और 1860 ईस्वी से लेकर 1870 ईस्वी तक द्वितीय चरण होता है। आज बात की जाए तो जो प्रथम चरण की एक प्रमुख घटना है उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। उसमें जो फ्रांस की क्या भूमिका रहती है, यानी कि जो क्रीमिया का युद्ध होता है, ये युद्ध किन किन के मध्य होता है, इस युद्ध के क्या कारण होते हैं, युद्ध के क्या परिणाम होते हैं, और इस युद्ध में बात की जाए फ्रांस की क्या भूमिका रहती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो क्रीमिया का युद्ध जो इसमें सफलता मिलती है फ्रांस को, अगर बात की जाए तो ये इसकी जो बात हमने देखा, इसका प्रथम चरण तो कैसा रहता है, सफल रहता है, और द्वितीय चरण क्या रहता है, असफल रहता है। तो उसी दौरान इसकी विदेश नीति सफल रहती है। अब ये युद्ध कौन कौन से देशों के मध्य होता है और इस युद्ध के क्या कारण होते हैं और इसके पश्चात युद्ध के परिणाम क्या होते हैं और फ्रांस की क्या भूमिका होगी, ये हम पढ़ेंगे आज। क्रीमिया का युद्ध देखिए, मैं बताता हूँ आपको। अगर बात की जाए, क्रीमिया का युद्ध 1853-54 ईस्वी में होता है और ये मूलतः जो रूस और तुर्की के मध्य है। टर्की कह दो चाहे तुर्की कह दो, एक ही बात है। टर्की कह दो आप या इसे तुर्की भी कह दो। वर्तमान देश है जो तुर्की, इस्तांबुल जिसकी क्या राजधानी है। अगर बात करें, रूस और इस टर्की के मध्य युद्ध होता है। इसमें फ्रांस की भूमिका भी रहती है और इसमें ब्रिटेन की भूमिका भी रहती है। इस युद्ध के दौरान जो कौन सी नीति, विदेश नीति के तहत जो अनुसरण करते हुए जो बात की जाए नेपोलियन तृतीय के द्वारा अपनाई जाती है, उसका हम जिक्र करेंगे। अब आप बात करते हैं हम इस युद्ध के पीछे जो कारण क्या था, पहले तो हम उसके कारण का जिक्र करते हैं। एक जो बात की जाए 1774 ईस्वी की, 1740 ईस्वी की बात है, सॉरी 1740 ईस्वी में एक समझौते के तहत जो तुर्की में स्थित जो ईसाई पवित्र धर्म स्थल थे, अगर बात की जाए धार्मिक स्थल है, उनके संरक्षण का अधिकार किसे मिलता है। जो बात की जाए पैलेस्टाइन में थे, पैलेस्टाइन में जो तुर्की में स्थित है, यहाँ पे जो जितने भी जो ईसाई धार्मिक स्थल होते हैं, इनके संरक्षण का अधिकार दे दिया जाता है फ्रांसीसी ईसाइयों को, यानी रोमन कैथोलिक ईसाइयों को दे दिया जाता है। अब ये जो क्या होते हैं, धीरे धीरे पथभ्रष्ट होने लगते हैं। ठीक है, इनको ये अधिकार दिया, लेकिन ये पथभ्रष्ट होने लगते हैं। तो इनका स्थान जो बात की जाए 18वीं सदी के अंत तक बात की जाए, जो यूनानी चर्च के जो सन्यासी हैं उनके द्वारा ले लिया जाता है। यूनानी चर्च के सन्यासियों के द्वारा बात की जाए तो उनका स्थान ले लिया। पहले तो ये फ्रांस के जो कैथोलिक ईसाइयों का था, ठीक है, अधिकार उन सन्यासियों के अधिकार में था, रोमन कैथोलिक है। लेकिन धीरे धीरे जब ये पथभ्रष्ट होते गए तो उनका स्थान किसने ले लिया, यूनानी चर्च के सन्यासियों के द्वारा ले लिया जाता है। ठीक है, अब जैसे ही ये फ्रांस का सम्राट बात की जाए, फ्रांस का सम्राट बनता है कौन, नेपोलियन तृतीय। अब इसके लिए अब ये फ्रांस का सम्राट बनता है तो कैथोलिक जो है, मैंने बात की थी कैथोलिक धर्मावलंबी है, रोमन कैथोलिक है, उनको प्रसन्न करने के लिए, उस जनता को प्रसन्न करने, इसके द्वारा पुनः मांग की जाती है कि पहले जो अधिकार था किसका, इन धार्मिक पवित्र रोमन क्षेत्रों पर अधिकार किसका था, कैथोलिक ईसाइयों का था, उनको ये अधिकार वापस मिलना चाहिए। ये बात इसके द्वारा उठाई जाती है, ये मुद्दा उठाया जाता है ताकि इससे कैथोलिक जनता क्या हो, प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए। तो अब तुर्की के द्वारा ये बात स्वीकार कर ली जाती है कि ठीक है, आप जो जैसा है आप पुनः उन सन्यासियों के अधिकार में इन क्षेत्रों को दे सकते हो। तुर्की के द्वारा इस बात का विरोध नहीं किया जाता, लेकिन रूस के द्वारा विरोध किया जाता है, क्योंकि रूस, अगर बात की जाए, रूस है जो इन यूनानी चर्च के सन्यासियों का क्या होता है, समर्थक होता है, और उनके अधिकार में जो ये उनके संरक्षण में चले जाते हैं, उनके अधिकार के लिए रूस की तरफ से क्या किया जाता है, दावा किया जाता है। एक तो रूस पहले से ही जो तुर्की का विभाजन करना चाहता था, और हम आगे भी पढ़ेंगे क्रीमिया युद्ध के दौरान विस्तृत रूप से इसको पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में आएगा शायद हमारे ये, अगर बात की जाए तो उसमें हम देखेंगे
उसमें हम क्रीमिया युद्ध को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। जो बाल्कन प्रदेशों को लेकर क्या रहता है कि तुर्की और रूस के बीच में जो झगड़ा होता है और इसी कारण ये जो इनके बीच में क्या होता है, जो युद्ध होता है। अब तुर्की का जो विभाजन करना चाहता है रशिया, तुर्की का विभाजन जो इसे 2 भागों में बांटना चाहता है, ठीक है। उसी दौरान जो रूस के द्वारा दावा किया जाता है, एक तो इनके संरक्षण को लेकर जो विवाद होता है, तुर्की के द्वारा जो इसको स्वीकार किया गया, तो इस बात का विरोध किसके द्वारा, रूस के द्वारा किया जाता है। और उसके अलावा बात की जाए तो जो तुर्की में जो ईसाई जनता रहने वाली थी, अगर बात की जाए मुस्लिम जनता के अलावा जो ईसाई जनता रहने वाली थी, उस जनता के संरक्षण के लिए जो उस जनता को अपने संरक्षण में लेने का दावा किसके द्वारा, रूस के द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये कहता है कि उस जनता का संरक्षण, उस जनता को संरक्षण मैं प्रदान करूंगा, इस बात का दावा किया जाता है किसके द्वारा, रूस के द्वारा। और इस बात का विरोध किया जाता है टर्की के द्वारा, ठीक है। और उसी दौरान ये जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन चाहता है कि तुर्की में किसका प्रभाव नहीं बढ़ना चाहिए, रूस का प्रभाव नहीं बढ़ना चाहिए, इसको रूस को रोकने, इसके रूस के दुश्मन कौन होते हैं, फ्रांस और इंग्लैंड। इंग्लैंड बोले तो ब्रिटेन एक ही बात है, इंग्लैंड बोल दो चाहे आप इसे ब्रिटेन बोल दो, तो ये इसके विरोधी थे। और ये इसका जो तुर्की में जो प्रभाव ये बढ़ाना चाहता था रूस, उसके प्रभाव को रोकना चाहते थे, ठीक है। तो ये इसके पक्ष में आ जाते हैं, तुर्की के पक्ष में आते हैं। और उसी दौरान 1853 ईस्वी में बात की जाए, रूस के द्वारा सैन्य कार्रवाई करते हुए जो तुर्की के जो 2 क्षेत्र है, मोल्दाविया और तथा वेलेशिया पर क्या कर लिया जाता है, अधिकार कर लिया जाता है। इस बात का विरोध किया जाता है तुर्की के द्वारा और इन देशों के द्वारा, ब्रिटेन और बात की जाए फ्रांस के द्वारा। तो इस दौरान क्या किया जाए, तुर्की के द्वारा जो इसके विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी जाती है 1853-54 ईस्वी में। और इनके मध्य क्या होता है, ये जो क्रीमिया का युद्ध होता है। और इसी युद्ध में जो इसकी जो बात की जाए, तुर्की की तरफ से लड़ने वाले देश कौन हो जाते हैं, ब्रिटेन और फ्रांस भी इसके पक्ष में आ जाते हैं। इन दोनों के मध्य युद्ध की शुरुआत हो जाती है। और उसके पश्चात अगर बात की जाए 1854 ईस्वी में, 1854 ईस्वी में बात की जाए तो ये ब्रिटेन भी किसकी तरफ आ जाता है, तुर्की की तरफ आ जाता है। और तुर्की की तरफ से जो युद्ध में प्रवेश कर जाता है, उसके साथ फ्रांस भी तुर्की की तरफ से जो युद्ध में प्रवेश कर जाता है। मैंने पहले भी बात की थी कि जार निकोलस होता है, उसके साथ संबंध अच्छे नहीं होते हैं। विदेश नीति के तहत हमने बात की नेपोलियन तृतीय की, और नेपोलियन तृतीय हमेशा से ब्रिटेन से अच्छे संबंध बनाए रखने का प्रयास करता है। तो उसी दौरान ये ब्रिटेन के साथ और तुर्की के पक्ष में इस युद्ध में भाग लेता है फ्रांस। और इसी युद्ध में जो बात की जाए 2 वर्षों के पश्चात 1856 ईस्वी में क्या होता है, रूस की पराजय हो जाती है। रूस की पराजय होने के पश्चात एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया जाता है और यूरोपीय सम्मेलन बुलाया जाता है, जो पेरिस में बुलाया जाता है। इसी के दौरान पेरिस की संधि होती है बात की जाए। और इस पेरिस की संधि के दौरान जो रूस का प्रभाव तुर्की में बढ़ रहा था, उसको नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में बात की जाए तो हमने जो नेपोलियन तृतीय की विदेश नीति के तहत प्रथम चरण की एक घटना के बारे में जिक्र किया है। इस प्रथम चरण की घटना के तहत अगर बात की जाए तो हमने क्रीमिया युद्ध के बारे में जिक्र किया। क्रीमिया युद्ध जो तुर्की और रूस के मध्य होता है, और इस युद्ध में तुर्की की तरफ से भाग लिया जाता है, टर्की की तरफ से भाग लिया जाता है ब्रिटेन और फ्रांस के द्वारा। और उसी दौरान जो नेपोलियन तृतीय के द्वारा जो अपनी विदेश नीति अपनाई जाती है, उसके बारे में हमने अध्ययन किया है, ठीक है। और इसे जो युद्ध के पीछे जो कारण क्या रहता है, मूलतः उसका जिक्र किया। 1853-54 ईस्वी में ये क्या होता है, युद्ध होता है। ईसाई जो सन्यासियों को लेकर जो ये जो रोमन कैथोलिक है, उनका समर्थन करते हुए उनके संरक्षण की मांग जो टर्की में करता है फ्रांस, इसी बात को लेकर जो विवाद होता है। उसके अलावा जो मूल विवाद इसमें जो तुर्की और रूस का होता है, रूस के द्वारा जो तुर्की के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार भी करना चाहता है, उसके अलावा वह तुर्की का क्या करना चाहता है, विभाजन भी करना चाहता है। उसी बात को लेकर इनमें मतभेद होता है। और उसी दौरान जब रूस के द्वारा जो 1853 ईस्वी में जो बात की जाए टर्की के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया जाता है, जिसके तहत मोल्दाविया और वेलेशिया पर अधिकार कर लिया जाता है, ठीक है। तो उसी दौरान टर्की के द्वारा भी रूस के विरुद्ध क्या कर दी जाती है, युद्ध की घोषणा कर दी जाती है। और इस युद्ध में जो तुर्की की तरफ से यानी कि टर्की की तरफ से ब्रिटेन और फ्रांस का प्रवेश कब होता है, 1854 ईस्वी। और इसके 2 वर्षों के पश्चात जो
रूस को इनके द्वारा निर्णायक रूप से क्या कर दिया जाता है, पराजित कर दिया जाता है। इनको पराजित करने के पश्चात अगर बात की जाए तो पेरिस में यूरोपीय राज्यों का एक शांति सम्मेलन बुलाया जाता है 1856 ईस्वी में। पेरिस में जो यूरोपीय राज्यों का शांति सम्मेलन बुलाया जाता है, जिसके तहत उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, जो नेपोलियन तृतीय फ्रांस का सम्राट उसके द्वारा अध्यक्षता की जाती है, और जिसके तहत पेरिस की संधि होती है। इस पेरिस की संधि के तहत ही बात की जाए तो रूस का जो टर्की में बढ़ता हुआ प्रभाव है उसे रोकने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। और इसी दौरान बात की जाए फ्रांस है जो यूरोपीय राजनीति का केंद्र बन गया था, तब फ्रांस में नेपोलियन तृतीय की स्थिति क्या हो जाती है, सुदृढ़ हो जाती है, यानी कि ये विदेश नीति इसके क्या रहती है, पक्ष में रहती है। जैसे हमने बात की प्रथम चरण इसका क्या कहलाता है, सफल ही कहलाता है, ठीक है। प्रथम चरण सफल, द्वितीय चरण में इसके विदेश नीति असफल मानी जाती है, और इसके पतन का मुख्य कारण भी इसकी क्या होती है, विदेश नीति ही मानी जाती है। तो बोलिए यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। और आपके पास जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप का प्लेटफॉर्म अवेलेबल है उसके माध्यम से आप अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हो, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी किसी तरह की समस्या या डाउट हो आप पूछ सकते हो निसंकोच। उसके अलावा जो अध्ययन अध्यापन से संबंधित कोई भी आपकी राय या सुझाव वो भी आमंत्रित है। और आपके जो अगर बात की जाए तो एग्ज़ाम भी शीघ्र ही होने वाले हैं। अगर बात की जाए तो निकट समय में जो हो सकता है इसी महीने में जुलाई के लास्ट तक या अगस्त के प्रथम वीक में आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाए, तो आप सबमिट की जाती है कि आप जो अपनी पढ़ाई को सुचारू रखें, जारी रखें। और अब जो अंतिम समय में बात की जाए, जो अंतिम समय में जो रणनीति बनाई जाती है अगर युद्ध को जीतने के लिए, वो रणनीति बनाते हुए आप अपनी तैयारी करते रहें। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।